अखबार और वेबसाइटों पर दिए जाने वाले आकर्षक विज्ञापनों को पढ़कर कुछ महिलाएं इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वे विज्ञापन में दिए तथ्यों की छानबीन किए बिना ही शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले लेती हैं। अखबार और वेबसाइटों पर शादी के विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ जाता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है तब तक उनका बहुत कुछ लुट जाता है। शादी के विज्ञापन के जरिए अनुष्का और शालिनी भी शातिर ठगों के जाल में ऐसी फंसी कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपयों से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्टोरीज बाय दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे एवं कुशल होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे हों। तो चलते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीता नगर में रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो गई थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहां उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसे ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुशी थी। इस बीच वह एक बेटी की मां बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रही। पति से उसके मतभेद हो गए। हालत यह हो गई कि उसका ससुराल में रहना दूभर भी हो गया, तो वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी से साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे व दामाद को समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हुआ। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था कर उसने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया जाए जो उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई की एक नामी इंस्टीट्यूट से एमबी कर रही है। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। उम्र 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को आईपीएस बताया था। वह भी अपनी लिए जीवन संगनी तलाश कर रहा था।
राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च दौरान उसकी नजर अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्द ही अनुष्का की ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को आईपीएस अफसर बताते हुए कहा उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में डीआईजी के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उससे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति उसकी एक बेटी है जो मुंबई में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भरी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहां हुए एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी के बाद फाइनल कर ली। उन्होंने तय किया 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नजदीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी कर वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी। इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें एटीएम कार्ड व अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं, यहां कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजीव से है कहा कि जो एटीएम कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दें ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव तो दे दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजीव यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। दोनों की फोन पर रोजाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिन बाद एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज्यादा लंबे लग रहे। एक एक पल कर वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी बंधन में बंधी पाती, उसी ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा, अनुष्का मेरे साथ एक वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूं। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कल मेरा एटीएम कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसे की जरूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडी कार्ड को अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूं, उसी में डाल देना। बॉडी कार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा दे।
कुछ ही देर बाद अनुष्का के फोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉर्पोरेशन बैंक के खाता नंबर 1248001001003359 में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्द ठीक हो जाए। चूंकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन कई बार फोन करके उसका हालचाल मालूम करती रहती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर जो शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी, वह अचानक आई विपदा की वजह से निकल गई। धीरे धीरे 2013 बीत कर नया साल आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर वह राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई न जा सकी। वह फोन पर जरूर उसके संपर्क में रहे। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता ना करे, जितना भी संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इसका इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम जरूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। आप पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का मेरे एक दोस्त है अजय सिंह यादव, जो यहीं पर डीआईजी है। मैं उनका आईएएस तभी राजीव बोलता है, अनुष्का मेरा एक दोस्त है अजय सिंह यादव, जो यहीं पर डीआईजी है। मैं उनका आईसीआईसी बैंक का खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूं। तुम उस पर भी पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फोन कर जरूर बता देना। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का लगभग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को यह ज्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली, उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती नहीं है, बल्कि राजीव ने उससे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल भेज दिया? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फोन मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फोन मिलाने के बाद भी फोन स्विच ऑफ। अनुष्का निराश होकर वह जब कानपुर लौट आई, घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फोन मिलाया। इस बार फोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल से दूसरे नाम पर भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे न होने का बहाना बना दिया।
अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को आईसीआईसीआई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे, वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि यह खाते किन नामों पर हैं। उसे पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पाठ नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉर्पोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात करता था, वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे आईएएस एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वह वहां कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल के बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी और पैसे न मिलने की बात सुनकर राजीव यादव ने फोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फोन ऑन नहीं किया। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे न मिलने के बाद पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पाठ नंबर 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफर की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का डीआईजी बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक गहरा गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली और उन्हें अपने साथ घटी पूरी कहानी बता दी। रविंद्र यादव को यह मामला काफी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया। साथ ही डीसीपी के निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करें। डीसीपी ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कर दी। साथ ही उन्होंने एसपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेज तर्राट, सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र कांस्टेबल राजीव सहरावत, विपिन संदीप आदि को शामिल किया गया। जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था, वह उससे ने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उस कॉल डिटेल्स का अध्ययन कर यह जानने से जुट गई कि राजीव यादव की ज्यादातर किन फोन नंबरों पर बात होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे, उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हो गई। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया था, वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव के रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पाठ नंबर 2 का। ये दोनों ही अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय यादव अपना होंडा सिटी कार DL 4CH 9066 से गुड़गांव आया नगर जाया करता था। यह खबर मिलते ही पुलिस टीम बॉर्डर पर पहुंच गई और इधर से गुजरने वाली कारों पर नजर रखने लगी। उसी दौरान पुलिस को उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखी तो उसने उसे रोक लिया। उस समय कार में ड्राइवर को अलावा अधेड़ उम्र के एक आदमी बैठा हुआ देखा।
कार रुकते ही ड्राइवर बोला, आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं बताओ तो तभी तो पता चलेगा, एक पुलिसकर्मी बोला। ये गाड़ी डीआईजी साहब की है जो गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। पास में खड़े एसआई विनय त्यागी कार में बैठ गए। शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने खुद को डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। एसआई विनय त्यागी को यह जानकारी मिल ही चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए उन्होंने उसको आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो वह आईडी कार्ड तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सका जिससे साबित हो सके कि वह पुलिस में है। लिहाजा वह उन दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आया। ऑफिस में जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव व अमित चौहान बताए। इनके खिलाफ ही अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है। उसके पिता आईएएस ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, इससे बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके साथ एक ठग बनने की दिलचस्पी कहानी सामने आई। अजय सिंह यादव के पिता जयनारायण सिंह आईएएस अधिकारी थे। वह सन 1979 में दिल्ली में एमसीडी के कमिश्नर रह चुके थे। अजय सिंह ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से 1976 में ग्रेजुएशन पूरा किया। पिता चाहते थे कि वह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे। इसके लिए दिन रात एक करना होता था। यह सब करने के लिए अजय तैयार नहीं था। जब जयनारायण सिंह ने अपने प्रभाव से अजय की नौकरी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में प्रबंधन अधिकारी के पद पर लगवा दी। चूंकि अजय की शुरू से ही खुले हाथों में पैसे खर्चने करने की आदत थी, इसलिए नौकरी से उसे जो पैसे मिलते थे वह उसकी आंख तले नहीं आते थे। इसके अलावा उसकी नौकरी बड़ी आसानी से लगी थी, इसलिए उस नौकरी पर उसका मन नहीं लगा। 5-6 साल बाद ही उसने वह नौकरी छोड़ दी। उसका मानना था कि बिजनेस में मोटी कमाई होती है, इसलिए वह किसी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। उससे चूंकि बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए पिता ने उसे बिजनेस करने को मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक नामी ब्रांड के रिफाइंड तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। राजस्थान में उसने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन घाटा होने की वजह से उसने कारोबार को बंद कर दिया। अजय यादव तेज तर्राट और पढ़ा लिखा युवक था। पिता के प्रभाव की वजह से कुछ राजनीति से भी अच्छे संबंध हो गए थे। रिफाइंड तेल का बिजनेस बंद करने के बाद वह केंद्र सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री के पीए बन गए। वहां उसकी मुलाकात तमाम अधिकारियों से होती रहती थी। वहां रहकर वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात और काम करने की शैली सीख गया। अजय यादव अविवाहित था। प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होने की वजह से उसके लिए अच्छे परिवार से रिश्ते आने लगे। सन 1981 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी हो गई। कॉलेज के दिनों से ही वह खर्चीली लाइफस्टाइल जीने के शौकीन था। वह आदत उसकी अब भी नहीं हुई थी। मंत्री का पीए बनने के बाद वह जो कमा रहा था उस कमाई से भी वह संतुष्टि नहीं था। लिहाजा उसने मंत्री के पीए की नौकरी भी छोड़ दी। उसी दौरान उसने दिल्ली